वेलकम बैक लर्नर्स। आज हम फोर्थ यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके चारों क्वेश्चंस कॉपी पे करवाए जाएंगे और फिफ्थ क्वेश्चन बुक पे है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट का नाम क्या है? द नेचुरल टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान। वेजिटेशन मतलब पौधे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के डेजर्ट्स के अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं रिसोर्सेज और उनके ज़रिए हम कैसे लोगों की ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, डेजर्ट्स के लोगों को। तो सबसे पहले तो इसमें देखें आप, मिनरल रिसोर्सेज हैं। अब मिनरल कौन से हैं इसमें? तो नमक है थार और चोलिस्तान के डेजर्ट्स में। और अगर हम उसकी माइनिंग की जाए, प्रोसेसिंग की जाए तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। कोयला है थर पार्कर के इलाके में, तो इससे भी फ़ायदा होना है लोगों को। फिर इसके बाद है सोलर एनर्जी, यानी जो वहाँ मैक्सिमम सनलाइट होती है तो उसको हम यूटिलाइज़ करने के मंसूबे बना सकते हैं। तो इसके सोलर पैनल्स के प्लांट्स लगा सकते हैं, उससे बिजली पैदा होगी तो लोग भी साथ, इसमें लोगों को काम भी मिलेगा। फिर ये कायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क जो कि बहावलपुर में है पंजाब के अंदर, ये पहला बहुत बड़े पैमाने पे सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और ये कहाँ पे, किस डेज़र्ट में है? चोलिस्तान डेज़र्ट में। तो ऐसे ही पार्क्स मज़ीद लगा के भी हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं, मुकामी लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। फिर विंड एनर्जी से, विंड टरबाइंस के ज़रिए भी हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं बिजली की, और इससे मुकामी लोगों को भी मिलेगी जॉब्स वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, थर पार्कर और चोलिस्तान में जो ज़ेर ज़मीन पानी है ना वहाँ पे, तो उनके ज़रिए हम जदीद टेक्निक्स यूज़ करके हम वहाँ पे दरख्त लगाए जा सकते हैं। खजूर के, खुश्क मेवाजात की भी काश्त हो सकती है। अगर ये वहाँ पे काश्त होंगे तो मुकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इकनॉमिक कंडीशन बेटर होगी। इसी तरह हम उनकी एग्रीकल्चरल प्रोसेस को फ़रोग़ दे सकते हैं। फिर टूरिज़म को देखें तो पाकिस्तान के रेगिस्तान की जो इतनी खूबसूरती है, तो वहाँ सियाहती मुकाम भी हैं, टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। उसके लिए हम कुछ गाइड्स का इंतज़ाम करें, होटल मैनेजमेंट वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स की तरबियत दें उनको, तो इस तरह भी उनकी इकनॉमिक कंडीशन बेटर हो सकती है। फिर है वहाँ पे जितनी भी जंगली हयात है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, उसके के लिए हमने उसके तहफ़्फ़ुज़ के हम बना सकते हैं मंसूबे। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो सकते हैं, कंज़र्वेशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके ज़रिए एक तो टूरिज़म भी फ़रोख्त पाएगा और जितनी भी जंगलात के अंदर एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। फिर जो मुकामी लोग हैं उनकी हम जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको हम फ़रोग़ दे सकते हैं। और सबसे बढ़कर लोगों को हम जब फैसिलिटीज़ देंगे एजुकेशन की और उनकी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ होंगी, तो उससे जितने भी डेज़र्ट के लोग हैं उनकी लाइफ़स्टाइल, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो ये तमाम जितने भी स्टेप्स हैं, इनके ज़रिए हम अपने जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, थल, चोलिस्तान और खारान, तो इनकी लाइफ हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने ये बताना है कि नादरन माउंटेन्स पे कैसी वेजिटेशंस होगी, वेजिटेशन कैसी होगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? जितनी भी पिक्चर्स आ रही हैं कोनिफर्स ट्रीज़ की हैं, कोनिफर हैं, इस तरह अल्पाइंस हैं, साथ आपको बाकी जो नज़र आ रहे हैं ये अल्पाइन ट्रीज़ एवरग्रीन, और साथ कोनिफर्स, टंड्रा रीजन, ये जितने भी रीजन्स दिखाए गए ना आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। तो जितना भी ये आपको पिंक रीजन नज़र आ रहा है ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? जहाँ सारा साल डायरेक्टली सन रेज़ जाती हैं, तो वो इंतहाई गर्म होगा। तो जब वो इंतहाई गर्म है इलाका, तो वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं ना। जहाँ पे इंतहाई गर्मी हो वहाँ बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं इक्वेटर पे। तो इसी पिंक एरिया के बिल्कुल ऊपर देखें थोड़ा सा, और बिल्कुल थोड़ा सा नीचे देखें आप, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन नॉर्थ साइड पे भी है और साउथ साइड पे भी है। तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन है ये थोड़ा सा कम गर्म होता है,
ट्रॉपिकल रीजन तो इंतहाई गर्म है और सब ट्रॉपिकल रीजन थोड़ा इसमें गर्मियाँ भी हैं अच्छी खासी, लेकिन सर्दियाँ थोड़ी सी विंटर्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि जितने भी हमारे माउंटेन रीजन्स हैं जितने भी हैं वो सारे, उनको हम इस तरह देखेंगे कि कितने ऊंचाई पे हैं, वहाँ पे वेदर कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे वहाँ पे वेजिटेशन होगी। तो वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशंस, हाइट्स ऑफ द माउंटेन्स और हिल्स एंड टेम्परेचर, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो अब मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो है वो 1500 मीटर से तक है, 1500 मीटर तक उनकी बुलंदी है। तो उनकी बुलंदी कम है तो उन पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी बुलंदी पे हम जाएंगे ठंड मज़ीद बढ़ जाएगी। जब बर्फ़बारी शुरू हो जाए, स्नो हो जाए, तो वहाँ पे वेजिटेशन ना होने के बराबर होगी, या अगर होगी भी तो सिर्फ समर सीज़न में होगी। तो सब ट्रॉपिकल जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट हैं उसमें एग्जांपल्स आर गिवन इन द पेज। तो फिर इसके बाद टेम्परेट कहते हैं दरमियाने सीज़न को, जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, इससे थोड़ा सा ऊंचाई पे होगा ये। तो ट्रॉपिकल गर्म, सब ट्रॉपिकल दरमियाना, जिसमें थोड़ी गर्म ठंड भी होगी, माइनर सी, और समर लॉन्ग होगा उसमें। लेकिन टेम्परेट में दरमियाना सीज़न होगा, ना बेइंतहा गर्मी और ना ही बेइंतहा सर्दी। तो इसमें जो हमारे पास टेम्परेट ब्रॉड लीफ में कॉनिफर्स फॉरेस्ट होंगे, और ये दरमियानी इनकी एलिवेशन है, 1500 से 3000 मीटर तक इनकी बुलंदी है। नेक्स्ट अल्पाइन फॉरेस्ट आएंगे, और ये अल्पाइन कहाँ पे होंगे, ये हाईएस्ट पे होंगे, जितनी भी सबसे ज़्यादा बुलंदी वाली जगह है वहाँ पे अल्पाइन होंगे। अल्पाइन कौन से हैं, जो छोटे छोटे फ्लावर्स आपको नज़र आए हैं ना पहले स्लाइड्स में, बिल्कुल छोटे छोटे, तो वो क्योंकि ऊंचाई पे होते हैं, और ये उसी वक्त होते हैं जब मौसम ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। जब सर्दियाँ आएंगी तो ये अल्पाइंस भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी की सारी उनकी पीक्स कवर हो जाएगी स्नो से। तो ये जितने भी जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा हैं, बल्कि इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ियाँ होंगी छोटी छोटी सी। अल्पाइन फॉरेस्ट ये खालस बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई जगहों पे होंगे। यहाँ पौधे तो नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा स्वेयर होती हैं। तो कुछ पौधे हैं जो कि स्वेयर कंडीशन भी कर सकते हैं, तो वो जो शदीद बर्फ़बारी में भी ज़िंदा रह सकते हैं, तो वो यहाँ पे पाए जाएंगे हाईएस्ट एलिवेशन, यानी 4000 मीटर से अबाव पे। तो यहाँ की जितनी भी मिट्टी होगी वो बर्फ़ से कवर्ड होती है। अब जो पौधे हाईएस्ट सबसे ऊंचे दर्जे पे होंगे, सबसे हाईएस्ट एलिवेशन सबसे ज़्यादा ऊंचे होंगे, उनको पानी भी मिलेगा। और पानी कहाँ से आएगा, हमारे नादरन रीजन से, सारे रिवर्स के ज़रिए। आप मैप पिछले में देखें, जो पिछली वीडियो में मैंने शो किया था, सारे रिवर्स हमारे नादरन रीजन से आ रहे हैं ना, इंडस रिवर। तो माउंटेन्स से पानी इनको मुसलसल मिलता रहेगा, तो फिर वहाँ पे पानी तो उनको मिलेगा, लेकिन शदीद हवा, बर्फ़बारी और टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से ना पौधे बहुत कम होते हैं। तो जितने भी पौधे हैं नादरन रीजन्स के, वहाँ के इन्वायरमेंट वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि कैसे बलूचिस्तान प्लेट्यू की फ़ीचर्स पोटोहार प्लेट्यू से डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखें कि किस जगह पे हैं। तो बलूचिस्तान प्रोवेंस, पिछले मैप को अगर आपने याद कर लिया है, पिछली वीडियो में जो शो किया था, तो बलूचिस्तान किस तरफ है, पाकिस्तान के साउथ और वेस्ट में है, साउथ वेस्ट वाली साइड पे बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के अंदर हमने देखे थे कि बहुत सारे माउंटेन रेंजेस भी हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट कीथर रेंज थी, और साथ इसमें ये जो बलूचिस्तान प्लेट्यू है ये मोस्टली इसमें साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान का हिस्सा आता है, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध प्रोवेंस का कुछ इलाका भी शामिल है। और पोटोहार प्लेट्यूज़ जो पंजाब के अंदर आती है मेनली, तो इसके अंदर झेलम और इंडस जो दोनों रिवर्स हैं इनके दरमियान में है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडस रिवर पोटोहार प्लेट्यू के वेस्ट साइड पे है और झेलम रिवर उसके ईस्ट पे है, तो दरमियान में पोटोहार प्लेट्यू है। अब दो रिवर्स के दरमियान में है,
तो यकीनन ज़रख़ेज़ इलाका होगा, बहुत वहाँ पे अच्छी फसलें तो अच्छी होंगी, लेकिन साथ साथ वहाँ पे इरोजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा, पानी मिलने की वजह से, विंड्स की वजह से, स्नो की वजह से। तो बलूचिस्तान प्लेट्यू के अंदर इरोजन कम होगी, लेकिन पोटोहार प्लेट्यू के अंदर इरोजन ज़्यादा होगी। हमने पोटोहार प्लेट्यू की जो फ़ीचर्स देखी थी उसमें क्या था कि अच्छे उसमें जितनी भी उसकी एलिवेशन की ख़ुसूसियात हमने पहले डिस्कस की हैं, सारी की सारी वो यहाँ पोटोहार प्लेट्यू में भी आएंगी। और वो क्या थी कि रवीन्स थे, रग्ड हिल्स थी जो कि टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। तो ये सारी ख़ुसूसियात इसके अंदर टोपोग्राफ़ी में इसके आती हैं। इसके बाद आता है एलिवेशन। तो जो हायर एलिवेशन है बलूचिस्तान की जो पीक्स हैं वो 3000 मीटर से भी ज़्यादा हैं, और पोटोहार प्लेट्यू के अंदर जो पीक्स आती हैं वो 5 से 600 मीटर्स तक हैं। तो जो 5 से 600 मीटर्स तक हैं तो वो यकीनन रिजेस हैं, और जो बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ के अंदर हैं वो माउंटेन्स हैं, क्योंकि माउंटेन की जो हाइट है वो 900 से अबाव होती है या 900 तक होती है। तो ऐसे अगर क्लाइमेट देखा जाए तो बलूचिस्तान की क्लाइमेट, क्योंकि डेजर्ट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा, तो वहाँ पे एरिड और से सेमी एरिड है, जिसमें कहीं दूर दराज जगहों पे वेजिटेशन भी है। लेकिन पोटोहार प्लेट्यू के देखें तो सेमी एरिड से सब ह्यूमिड है। सेमी एरिड जहाँ पे ज़राअत काश्तकारी वगैरह भी होती है, और वहाँ पे नमी भी ज़्यादा है, और उसमें गर्मी की ज़्यादा जो फसलें हैं वो काश्त की जाती हैं, और यहाँ पे वेजिटेशन और कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की रीज़न क्या है? इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो 5 दरिया हैं, ये इनके साथ है पोटोहार प्लेट्यू। तो इन इलाक़ों में बहुत अच्छी फसलें काश्त होती हैं, और वेजिटेशन में मेन एक्टिविटी कह सकते हैं। बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ में सलमान रेंज और चागी हिल्स हैं, और पोटोहार प्लेट्यू में साल्ट रेंज है और स्वां रिवर है। हम 4th क्वेश्चन करने लगे हैं, जिसमें हमने डिफरेंस देखना है कि नादरन माउंटेंस में और वेस्टर्न माउंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो ये इस डायग्राम से वेरी क्लियर हो जाएगा, इस मैप से। तो सबसे पहला डिफरेंस इनकी लोकेशन का देखना है आपने कि कौन सा माउंटेन किस जगह पे लोकेटेड है। तो फिर उसके बाद हम इनकी बुलंदी देखेंगे, कितने ऊंचे हैं, फिर जिस जगह पे हैं उसकी क्या ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर वहाँ पे वेदर कंडीशंस कैसी हैं, फिर उसकी वहाँ पे आबादी कैसी है, पॉपुलेशन, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। ये सब चीज़ें इसी क्वेश्चन में कवर होंगी। तो सबसे पहले तो लोकेशन देखें, तो जो नादरन माउंटेन्स हैं वो नॉर्थ में हैं, और जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं पाकिस्तान के वेस्ट में हैं। और हाईएस्ट देखा जाए नादरन माउंटेन्स हैं कौन कौन से, इसमें हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश जो ऊपर है, सबसे ऊपर नॉर्थ में। और वेस्टर्न माउंटेन्स में कौन सा है, जिसको मैंने पिंक किया हुआ है, ये सारे वेस्टर्न माउंटेन्स हैं। कोई सफ़ेद है, वज़ीरिस्तान हिल है, सलमान रेंज है, ये सब आएंगे वेस्टर्न माउंटेन्स में। ओके, फॉर्मेशन का पॉइंट देखें तो यहाँ लिखा है कि ये कोलेजन ऑफ इंडिया नहीं है, यहाँ आएगा इंडियन, एन लगाएं इंडिया के आगे। एंड यूरेशियन टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स हैं जब आपस में टकराई तो ये माउंटेन्स वजूद में आए। और वेस्टर्न माउंटेन्स कैसे बने? जब टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में हुआ कोलिजन और वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, यानी लावा बाहर आया, ठंडा हुआ, तो माउंटेन बन गए वेस्टर्न माउंटेन्स। तो ऊपर आपने इंडिया की जगह पे इंडियन प्लेट करना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। और बायोडाइवर्सिटी देखी जाए अगर, तो नादरन माउंटेन्स के अंदर डाइवर्स किस्म की है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे गर्म और ट्रॉपिकल भी है, और यहाँ पे टंड्रा वाली खसूसियात भी हैं। टंड्रा की खसूसियात क्या है कि ठंडा तरीन इलाका होता है जहाँ पे पौधे ना होने के बराबर होते हैं, और ये माउंटेनियस रीजन है। वेस्टर्न की भी देखा जाए तो यहाँ पे भी डाइवर्स इकोसिस्टम होगा, यानी यहाँ पे डाइवर्स पौधे जानवर पाए जाएंगे, और जो कि ग्रीन लैंड से अल्पाइन टंड्रा तक, ग्रीन लैंड मतलब घास के मैदान होंगे, और अल्पाइन ट्रीज़ की मैंने पहले भी आपको बताई कि खसूसियात कि ये सिर्फ़ वहाँ पे एवर ग्रीन होते हैं, तो टंड्रा वाली रीजन इनके अंदर भी आएंगी। कल्चर अगर देखा जाए तो नादरन माउंटेन्स के अंदर हिंदुज़म और बुद्धिस्ट के मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी खानकाएँ वगैरह हैं। और वेस्टर्न माउंटेन्स में जो नेटिव्स हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं,
उनका कल्चर डाइवर्स है, यानी हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं। और टूरिज़म के लिहाज से देखा जाए तो नादर्न एरियाज़ में हम लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं। तो नादर्न एरिया टूरिस्ट एक प्लेस है, वहाँ से टूरिज़म के लिहाज से बहुत हमारी इकॉनमी को ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लिसनर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक के साथ हेडिंग दें वेस्टर्न माउंटेन्स और नादर्न माउंटेन्स, बस मेन हेडिंग टूरिज़म देंगे या सब हेडिंग्स में जितनी भी हेडिंग्स है ना 6-7, तो सिर्फ मेन हेडिंग दें और नादर्न माउंटेन्स और वेस्टर्न माउंटेन्स बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी तरह एक सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी मैप से एक्सप्लेन करूँगी, आप रीडिंग खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो लोकेशन ऑफ डेजर्ट्स देखते हैं। सबसे पहले आप देखें थर डेजर्ट किस प्रोविंस में है, सिंध में, और इसके बाद चोलिस्तान पंजाब के अंदर आता है। और थर डेजर्ट किस में आता है, 2 रिवर्स के दरमियान में है ये। इसकी वेस्ट में क्या है, इंडस रिवर है, और इसके ईस्ट में झेलम रिवर है। जैसा कि साल्ट रेंज भी इसी तरह थी ना, कि साल्ट रेंज के ईस्ट में झेलम रिवर और वेस्ट में इंडस रिवर था, बिल्कुल ऐसा ही थर डेजर्ट के साथ भी यही लोकेशन आ रही है कि इसके ईस्ट में झेलम रिवर और वेस्ट में इंडस रिवर है, यानी 2 दरियाओं के दरमियान में है थर डेजर्ट। तो सबसे बड़ा डेजर्ट हमारा अगर मैप में देखें तो कौन सा बड़ा नज़र आ रहा है आपको, थर डेजर्ट जो कि सिंध में है, फिर उसके बाद चोलिस्तान, फिर खारान और एंड पे थर डेजर्ट। तो डेजर्ट्स के अंदर ना पानी है तो वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं होगी और फ़िशिंग भी नहीं होगी, कल्टीवेशन की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो इसको हम कैसे बेहतर बनाएंगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जितने भी डेजर्ट्स हैं उनको हम सोलर वहाँ पे पैनल या सोलर पावर प्लांट्स स्टार्ट करके मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ करके हम उनको ब्रूए कार ला के इन वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी डेजर्ट्स हैं उनके अंदर ना फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ना ही वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही कम है, तो जिसमें श्रब्स हैं, हर्ब्स वगैरह। और एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं कि वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि आपने मिनरल्स निकालने हैं, कौन से मिनरल्स, नमक, जिप्सम वगैरह। तो और इसके अलावा हमने क्या यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिग्नाइट, जिप्सम और सिलिका बहुत ज़्यादा होते हैं, सैंड। इसके अलावा यहाँ पे कोयले के बहुत से कोल के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और थर डेजर्ट में हम बिजली भी बना सकते हैं, और इसी तरह हम बाकी चीज़ें लोहा निकाल के आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डेजर्ट वाला हमने डिटेल में फ़र्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके अंदर एक हेडिंग दी थी मैंने मिनरल रिसोर्सेज की, इसके अलावा हम यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर ओवर, सेकेंड लास्ट लाइन में, वहाँ से लेकर एंड तक जनरेशन ऑफ electricity. Dear listeners, do like, subscribe and share this video.